Hello children, in this video I am going to cover part 3 that is fiscal reforms under liberalization यानी लिबरलाइजेशन के अंदर फिजिकल सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए यानी क्या क्या चेंजेस हुए। जब भी फिजिकल वर्ड की बात की जाएगी तो फिजिकल वर्ड रिलेटेड होता है आपका गवर्नमेंट से, यानी फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ में क्या हुआ था, रिफॉर्म आया था। यानी फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या आया था, रिफॉर्म आया था। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट दो तरीके से क्या करती है, काम करती है। पहला, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिलता है, टैक्स के फॉर्म में। और दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर्स करती है, यानी गवर्नमेंट खर्चे करती है। गवर्नमेंट वो खर्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ पे करती है, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे भी करती है और नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे भी करती है। जैसे सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, सोसाइटी का वेलफेयर होना, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटल्स डेवलप करना, हेल्थ सेक्टर्स पे काम करना। क्लियर है। तो गवर्नमेंट के फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी में क्या आया, रिफॉर्म आया। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, टैक्स से मिलते हैं। और वही रेवेन्यू गवर्नमेंट क्या करती है, फिर फर्दर डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करती है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब हम डिटेल में पहले पढ़ेंगे कि टैक्सेस क्या होता है। टैक्सेस मीन्स लीगल कंपल्शन पेमेंट, यानी लीगली एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो हमें किसको देनी होती है, गवर्नमेंट को देनी होती है, वेदर यू रिसीव्ड सर्विसेज और नॉट। यानी आपको सर्विस चाहे मिली हो या ना मिली हो, फिर भी आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है। वो लीगल कंपल्शन पेमेंट का कहलाता है टैक्सेस। अब टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, यानी जिस पर्सन पर वो टैक्स इम्पोज होता है वही पर्सन उस टैक्स को पे करता है। यानी ऐसा टैक्स, सपोज़ अगर वो मुझ पर इम्पोज हुआ है तो मैं ही लिएबल हूँ उस टैक्स को पे करने के लिए। क्लियर है। और वो मैं डायरेक्टली किसको पे करूँगी, गवर्नमेंट को पे करूँगी। अगर सिंपल टर्म में एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स मेरी इनकम पर इम्पोज हो रहा है तो मैं ही तो लिएबल हूँ ना उस टैक्स को पे करने के लिए। क्लियर है। तो वो टैक्स मुझ पर इम्पोज हुआ, मेरी इनकम पर इम्पोज हुआ, और वो टैक्स भी कौन पे करेगा, मैं ही पे करूँगी। और किसको पे करूँगी डायरेक्टली, गवर्नमेंट को। क्या इस इनकम टैक्स के बर्डन को मैं किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मेरी इनकम पर है तो मैं ही इसको पे करूँगी। क्लियर है। तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं और जिस पर्सन पर इम्पोज होता है वही पर्सन इस टैक्स को पे करता है, और इसके बर्डन को हम किसी और पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब जिसकी कंपनी के प्रॉफिट पे लगेगा वही टैक्स पे करेगा, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स, मेरी वेल्थ पे लगेगा तो मैं ही पे करूँगी। एंड गिफ्ट टैक्स, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो आप ही इसको पे करोगे। क्लियर है। तो डायरेक्ट टैक्स में 4 टैक्सेस आ गए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड फोर्थ हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स। ये चारों टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। बट दूसरी तरफ है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, यानी वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं। हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं पे करते, हम गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं, इनडायरेक्टली पे करते हैं। और जिस पर्सन पर यह टैक्स इम्पोज होता है ज़रूरी नहीं वही पर्सन इस टैक्स को पे करे, इसके बर्डन को किसी और पर्सन पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लो एंटरटेनमेंट टैक्स। आप मूवी देखने जाते हो तो उस मूवी टिकट पे जो जीएसटी लगा होता है, अब ऑब्वियसली मूवी टिकट पे जीएसटी इंक्लूड होता है, तो वो जो जीएसटी टैक्स है वो किसको पे करना होता है, ऑनर को। बट वो पे कौन करता है, जो मूवी देखने जाता है। इस केस में टैक्स का बर्डन किस पर इम्पोज होता है, ऑनर पर इम्पोज होता है। लेकिन इस टैक्स को पे कौन कर रहा है, वो कंज्यूमर से चार्ज करता है, अपने कस्टमर से चार्ज करता है। यानी ज़रूरी नहीं है जिस पर ये टैक्स इम्पोज हो वही इस टैक्स को पे करे, इसके बर्डन को किसी और पर्सन पर भी शिफ्ट किया जा सकता है।
अब हमने यहाँ पर क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्ट पे किया? नहीं, हमने किसको पे किया? ऑनर को, जो टिकट वहाँ पे बेच रहा है। और फिर ऑनर किसको पे करेगा? जाकर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स वो टैक्स जो गवर्नमेंट को हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। हमने किसी शॉपकीपर को दिया तो शॉपकीपर ने फर्दर जाके गवर्नमेंट को पे किया, और जिस पर्सन पर इम्पोज होता है ज़रूरी नहीं वही इस टैक्स को पे करे, यानी इसके बर्डन को ईजिली किसी और पर्सन पर शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो बहुत सारे टैक्सेस चलते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, बहुत सारे टैक्स चलते थे, लेकिन इन सभी टैक्स को किसने सब्स्यूम्ड कर लिया? जीएसटी ने। तो इनडायरेक्ट टैक्स का अगर आपको एग्जांपल पूछा है तो आप क्या बोलोगे? जीएसटी। क्लियर है? बट इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले, यानी इस फिस्कल रिफॉर्म से पहले, यानी इस लिबरलाइजेशन से पहले हमारी इकोनॉमी में जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। यानी आज के टाइम पर तो आप टैक्स ईजिली भर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे जो टैक्स प्रोसीजर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, एंड एज वेल एज टैक्स इवेशन बहुत ज़्यादा होता था। टैक्स इवेशन का मतलब होता है उस टाइम पर टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चार्ज करती थी। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट ज़्यादा चार्ज करेगी तो गवर्नमेंट यानी पब्लिक पर जो टैक्स का बर्डन क्या होगा? ज़्यादा होगा। पब्लिक को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो लोगों के परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? कम। सपोज़ कोई पर्सन है, उसकी इनकम है 1 लाख, और उसकी इनकम है उसकी 1 लाख, ओके, और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करती है 50,000, तो 1 लाख का 50,000 क्या हुआ? टैक्स कितना बना? 50,000। ऐसे में 1 लाख इनकम में से अगर 50,000 टैक्स में चला जाएगा तो उस पर टैक्स का बर्डन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए उस टाइम पर लोग टैक्स इवेशन क्या करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे, यानी लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद, यानी इस रिफॉर्म के बाद, हमने अपने टैक्स स्ट्रक्चर को क्या किया? बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया। यानी टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया और इसको मॉडरेट किया गया, यानी जो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई था उस रेट को क्या किया गया? कम किया गया। इस वजह से टैक्स कॉम्प्लाइंसेस बढ़ा, यानी टैक्स कॉम्प्लाइंसेस का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स क्या हो गए? बढ़ गए, क्योंकि एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टैक्स यानी जब मॉडरेट टैक्स रखा गया तो इससे पब्लिक पे टैक्स का बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ा, तो मैक्सिमम लोगों ने टैक्स भरना शुरू किया। इस वजह से टैक्स कॉम्प्लाइंसेस बढ़ा और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। क्लियर है? तो फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या था? लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता था, जिस वजह से गवर्नमेंट पे टैक्स पब्लिक पे टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए टैक्स इवेशन भी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन इस फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म के बाद टैक्स स्ट्रक्चर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई और मॉडरेट किया गया, जिस वजह से टैक्स पेयर्स भी बढ़े और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स फॉरेन सेक्टर, यानी जहाँ पर फॉरेन सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स हुए। बेसिकली यहाँ पर दो तरीके के रिफॉर्म्स हुए। फर्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, यानी फॉरेन करेंसीज में रिफॉर्म्स हुए, प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, यानी इंडियन करेंसी के अलावा, यानी इंडियन रुपीज़ के अलावा जितनी भी करेंसी, डॉलर, पाउंड, येन, ये सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि जैसे ही 1991 में, यानी जैसे ही 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, सबसे पहले इस सेक्टर्स में हमने क्या रिफॉर्म किया? हमने अपनी इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया। क्या कर दिया? इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है वहाँ पर हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपये की वैल्यू को फॉल करा दिया, यानी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉल करा दिया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। यानी हमने फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर दिया? उसकी वैल्यू को क्या कर दिया? कम कर दिया, यानी हमने अपनी करेंसी को क्या कर दिया? सस्ता करा दिया। अब इस करेंसी को फॉल करने से क्या हुआ? इस करेंसी को फॉल करने से क्या होगा कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसी से, यानी कोई भी अगर फॉरेन से
इंडिया अगर कोई भी फॉरेन से इंडिया में गुड खरीदना चाहता है, यानी वो कम से कम फॉरेन करेंसी से इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा गुड को खरीद सकता है। यानी इस डिवैल्यूएशन की वजह से क्या हुआ, सपोज़ एक यूएस डॉलर है तो एक यूएस डॉलर से इंडियन मार्केट में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड को खरीद सकते थे। क्लियर है? यानी एक यूएस डॉलर से इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड खरीदे जा सकते थे, इसीलिए करेंसी को चिपर किया गया था। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड खरीद पाएंगे तो इसे वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहेंगे, इम्पोर्ट करना चाहेंगे। ऐसे में हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमें पेमेंट कैसे करेंगे, हमें पेमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी में, इसलिए इससे क्या होगा, हम फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? लेकिन बट इसी के साथ साथ यानी 1991 के इस रिफॉर्म के साथ साथ पहले तो ये डिवेल्यूएशन जो होता था वो कौन करता था, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करती थी, यानी गवर्नमेंट इंटेंशनली इस डिवेल्यूएशन को करती थी। लेकिन इस रिफॉर्म के बाद फिर बोला गया कि जो एक्सचेंज रेट है वो पहले के एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, लेकिन इस डिवेल्यूएशन के बाद इस रिफॉर्म से क्या हुआ, अब एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करेगी। एक्सचेंज रेट किस पे छोड़ दिया गया, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया। यानी मार्केट खुद, यानी मार्केट पे ही एक्सचेंज रेट डिसाइड होंगे। यानी अब वो गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, ये सब मार्केट फोर्सेस पे ही डिपेंड करेगा। मार्केट में फ्रीली एक्सचेंज रेट यानी एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की टर्म में डिटरमाइन हो जाएगी। सेकेंड रिफॉर्म हुआ हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। किसमें हुआ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। क्योंकि इस लिबरलाइजेशन से पहले हम फॉरेन ट्रेड ज़्यादा नहीं करते थे, हम इंपोर्ट तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड करते थे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस लिबरलाइजेशन से पहले क्या होता था कि इंडिया में हम इंपोर्ट बहुत कम करते थे, और इस इंपोर्ट को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट दो तरीके से काम करती थी। गवर्नमेंट एक साइड लगाती थी टैरिफ एंड कोटाज इम्पोज करती थी। टैरिफ का मतलब होता है जो क्वांटिटी हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट करें उस पर टैक्स इम्पोज किए जाते थे। मान लो कोई प्रोडक्ट इंडिया में है 10 रुपये का, क्लियर है, और दूसरी कंट्री में वो प्रोडक्ट है 8 रुपये का। ऐसे में क्या होगा, हम दूसरी कंट्री से क्या करना चाहेंगे, इंपोर्ट करना चाहेंगे ना। इसी इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, इस इंपोर्ट अमाउंट पे लगा देती थी टैक्स। यानी जो 8 रुपये की चीज़ थी उस पर लगा दिया गवर्नमेंट ने 3 रुपये का टैक्स, तो प्रोडक्ट कितने का होगा, 11 रुपये का। और हमारी कंट्री में कितने का है, 10 रुपये का। यानी इंपोर्ट को क्या कर दिया जाता, महंगा बना दिया जाता था, यानी उस इंपोर्ट पे लगाया जाता था हाई अमाउंट ऑफ टैक्स। क्यों? ताकि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए और हमारी कंट्री उसको इंपोर्ट ना करे। और दूसरा, गवर्नमेंट कैसे क्वांटिटी को कंट्रोल करती थी, थ्रू कोटास। कोटा का मतलब होता था जहाँ पर गवर्नमेंट कितनी क्वांटिटी को इंपोर्ट करना है उसको पहले से ही फिक्स कर देती थी। यानी गवर्नमेंट इंपोर्ट क्वांटिटी को पहले ही फिक्स कर देती थी कि ये इतनी ही क्वांटिटी को सिर्फ इंपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती थी, ट्रेड को कंट्रोल करती थी। लेकिन इस रिफॉर्म से कई सारे चेंजेस आए। यानी जब ये रिफॉर्म आया तो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए। पहला, टैक्स रिडक्शन किया गया, यानी ये जो टैरिफ रिडक्शन था इसको किया गया। यानी जो हम क्वांटिटी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उस टैक्स रेट को क्या किया गया, कम किया गया, ताकि वो प्रोडक्ट महंगा ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपोर्ट कर सकें। सेकेंड, जो इंपोर्ट कोटा सिस्टम था, यानी जहाँ पर इंपोर्ट क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, उस इंपोर्ट क्वांटिटी को भी क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, यानी उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। और टैरिफ रेट को क्या कर दिया गया, कम। थर्ड, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एबॉलिश। आपको पता ही है कि पहले हम जब इंपोर्ट करते थे तो उसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, फॉरेन ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसके लिए भी इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। क्लियर है? तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की इस फॉरेन ट्रेड अगर हम इन चीज़ों की अगर हम बात करें
तो यानी कई इस एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में कई तरीके के रिफॉर्म्स हुए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुआ जहाँ पे करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया ताकि करेंसी क्या हो जाए, करेंसी चीपर हो जाए और फॉरेन करेंसी से ज़्यादा यानी फॉरेन करेंसी इंडियन मार्केट से ज़्यादा गुड खरीद पाए, जिससे हमारे एक्सपोर्ट क्या हो, इंक्रीज़ हो। बाद में ये पहले तो ये डिवैल्यूएशन इंटेंशनली गवर्नमेंट कर देती, लेकिन इस लिबरलाइजेशन के बाद ये डिवैल्यूएशन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया, यानी मार्केट सिनेरियो पे ही डिपेंड करने लग गया। एक्सचेंज रेट भी मार्केट सिनेरियो पे ही डिटरमाइन होने लग गया। नेक्स्ट जो रिफॉर्म हुआ है वो हुआ है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए किया गया। इसमें पहले जो टैरिफ लगाए जाते थे जिससे इंपोर्ट महंगा हो जाता था, जिससे इंपोर्ट फिर बाद में कम किया जाता था, तो उस टैरिफ रेट को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। इंपोर्ट कोटास को क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। और इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो थी उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया।